हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे। अभी हम लोग शुरू करेंगे ओम्स लॉ। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि ये जो ओम्स लॉ है इसके बारे में मैंने एक चीज़ आपको बता दिया था, शायद आपको याद हो। ओम्स लॉ के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था कि करना ये है हम लोग को कि मैंने एक बात बताया था कि एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें डेफिनीशन डेरिवेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल लाइव क्लास में हम करवा देंगे। अब बाकी चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो सब लाइव क्लास में। लेकिन इस नोट्स के माध्यम से भी आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए नोट्स बनाया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ से खूब बढ़िया अपना फेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में सब लोग जानते हैं। ओम्स लॉ के बारे में सब लोग जानते हैं कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने भिन्न भिन्न चालक लिए और उसके सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर उन्होंने क्या किया, आरोपित किया, ठीक है। और इसके आधार पर यहाँ पे देखिए 1826 में उन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जॉर्ज साइमन ओम जो थे चालक के सिरों पर, यहाँ पे सिरों पर क्या किया था, भिन्न भिन्न विभवांतर आरोपित किया था। और आरोपित करने के बाद उन्होंने ये चीज़ बताया कि यदि ताप और घनत्व, यहाँ आप ठीक से देखेंगे, न बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ मैंने करवा दिया है वीडियो में, ठीक है। अथवा ये भी कह सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी ताप दाब आदि न बदले तो, मैंने यहाँ पे ये चीज़ को इंडिकेट कर दिया है, आप यहाँ पे ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि न बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ओम के नियम के स्टेटमेंट आप खूब बढ़िया से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओम के नियम के स्टेटमेंट आप खूब बढ़िया से नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे की काम करते हैं, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ को एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट इंडिकेट किया गया है। एक तो लाइन जो है वो वोल्टेज के बारे में बता रहा है और एक लाइन जो बता रहा है वो करंट के बारे में बता रहा है। आपको बढ़िया से देख सकते हैं। और वोल्टेज और करंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो बढ़ रहा है ना, ये लाइन देखिए, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से ये लाइन ऐसे भी जा सकती है। ये लाइन जो है आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप से जा सकती है। ये लाइन क्या बता रही है कि दोनों किस अनुपात में बढ़ रहा है। जैसे में कि यहाँ मान लीजिए कि नाम हम ए इसका रख दें, इसका नाम हमने बी रख दिया और इसका नाम मैंने सी रख दिया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ए बी सी मैंने जो रखा है, ए बी सी मैंने जो रखा है, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ए बी सी जो है, ए बी सी, तो ए क्या बता रहा है कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन करंट थोड़ा कम बढ़ रहा है। बी कह रहा है कि जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। और यहाँ सी क्या बता रहा है, इसमें करंट ज़्यादा बढ़ रहा है, वोल्टेज कम भी दिया जा रहा है तो करंट ज़्यादा हो रहा है। तो अलग अलग लाइन, यही चीज़ है। तो यहाँ पे जब तक आप सीधी रेखा देखेंगे, याद रखिए, जब तक आप सीधी रेखा देखेंगे तो इसका मतलब कि ओम के मतलब समान अनुपात में बढ़ रहा है। समान अनुपात में बढ़ने का मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि अगर ये भी एक हो गया आई, अगर ये दो तो ये भी दो, ये चार तो ये भी चार, इसको समान अनुपात बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको इसी को बोलते, ओम्स लॉ ने यही बताया था, ठीक है। ऐसे सारे चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार ये आगे बढ़ता है ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से आप ठीक से देखिए एक्सप्लेन कैसे इसको करेंगे। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना हो भी और उसमें प्रवाहित धारा कितना हो आई, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है।
कि भी समानुपाती क्या होता है आई। अब यहाँ पर क्या हम एक नियतांक ले सकते हैं जहाँ आर, ठीक है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको खूब बढ़िया से याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब प्रतिरोध हम लोग शुरू करेंगे। प्रतिरोध क्या है इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो देखिए प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कोई भी पूछे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके अंदर या जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोगों ने देखा था कि क्या मिला था हम लोग को, V बराबर आई आर मिला था। वहीं से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आर बराबर V अपॉन आई। ठीक है, यानी यहाँ से ये भी हम बता सकते हैं कि V और I के अनुपात किसके बराबर होता है, ये प्रतिरोध यानी R के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज पर ध्यान देना है कि ये जो R का मान है दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ऐसे लगता है, ऐसे तो लगता है कि यहाँ पे जो R का मान है V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर और विद्युत धारा यानी करंट पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करूं, नेक्स्ट पे कि इसका ये साई मात्रक क्या होता है। तो जो प्रतिरोध है, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्रतिरोध का मान होता है ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके बाद चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आर का जो इस आई मात्रक होता है ये ओम होता है। ठीक है, ऐसे होता है वोल्ट पर एम्पेयर, लेकिन जिसे ओम कहा जाता है। आर प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम होता है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसकी ज़रूरत आपकी मैंने पढ़ सकती है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है। तो ये प्रतिरोध के सही मात्रक ओम होता है। इसका डायमेंशन कितना होता है, तो ml² टी के पावर -2 और ए के पावर -2। ठीक है, जांचने के भी तरीका आपको हम बताए थे कि आप चाहें कि इसकी थोड़ा हम जांच करें। तो मैंने एक बात बताया था कि वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का होता है एम, ठीक है, L², वोल्टेज का टी के पावर कितना होता है। मैंने ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो बनता है कौन सा चीज़, ये जो बनता है ना, ये बनता है क्या मिला के, ये बनता है, यहाँ मैं आपको बात बता दूं थोड़ा सा कि ये जो बनता है ना, समझिए यहाँ पे सबको पता है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपको पता है, मैं इसको भी हटा दूं। ठीक है, अगर मैं इसको भी हटा दूं, ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है W/Q। W का डायमेंशन क्या होता है, तो ml² टी के पावर -2, ये W का होता है। अब इसका क्या होता है AT, तो यहाँ होगा क्या कि AT ऐड करेंगे तो AT, तो T ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और E के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये विभव का डायमेंशन है। किसका डायमेंशन है, विभव का। ठीक है, इस कंडीशन पे आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला करने के बाद विभव का हम लोगों ने अभी देखा, प्रतिरोध का कैसे देखेंगे, ml/t के पावर -3 और ए के पावर, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये R जो है, R का फॉर्मूला लिखा गया है। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, R बराबर V/I
अब यहाँ आर भी का कितना होगा, भी का अभी तुरंत हम लोग एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर 1। अब क्या कर रहे हैं, इसमें एक आई बढ़ा देना है, तो आई नीचे आई का क्या होता है, ए होता है। तो जब ए ऊपर जाएगा, तो ई जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से कितना है, एक है, एक और जाएगा तो कितना, 2 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2, याद रखिए ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मैं डिस्कस, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 3 आप कर सकते हैं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे थोड़ा सा 3 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2, याद रखिए यही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। चलिए, एक ओम की व्याख्या आप चाहें तो कर सकते हैं। एक ओम क्या है, यदि किसी चालक के सिरों पर, एक बात याद रखिएगा, यहाँ से सब कुछ हम लोग जानते हैं, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर भी अपॉन क्या होता है, आई। अगर V1 I1 तो आर भी कितना थे, 1 बराबर 1 1। तो यहाँ से एक बात हम लोग को याद रखना है कि यदि किसी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित किया जाए, 1 वोल्ट। किसी भी चालक के सिरों पर अगर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए, ठीक है, और उसमें धारा का प्रवाह कितना होने लगे, 1 एम्पियर, तो सोच लीजिए कि उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। किसी भी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाह होने लगे, तो सोच लीजिए कि उसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। यदि 2 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए और धारा का प्रवाह 1 एम्पियर ही हो, तो सोच लीजिए कि उसका प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलें, नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर कंडक्टेंस यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। तो प्रतिरोध आर होता है, तो यहाँ पे आप सी बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/r, ठीक है। इसका ये सही मात्रक क्या होता है, तो पर ओम होगा। कैसे होगा आप देख भी रहे हैं यहाँ पे खूब बढ़िया कि प्रतिरोध का क्या होता है, 1 ओम होगा ही। तो ओम जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यही चीज़ लिखा गया है कि इसका 1 हो जाएगा। यानी चालकत्व का ये सही मतलब क्या होता है, पर ओम। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, कुछ खास नहीं, जैसा कि मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी तो सब यानी हो जाएगा कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ई के पावर -2, यही होगा इसका डायमेंशन। आप खूब बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -2, यही होगा इसका डायमेंशन। यहाँ एम के ये होगा, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देना है, ये है क्या, पहले तो आपको वो प्रतिरोध का बताया गया, आप प्रतिरोध का ये सेम उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये नीचे है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं बात बता दूं कि यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर कितना, -2। अब ये सारी चीज़ें जब ऊपर जाएगी ना, तो कैसे हो जाएगा, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर 3 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, टी के पावर 3, आई के पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यानी टोटल हम देखें तो कितना बन जाएगा, हमारे पास टोटल आ जाएगा एम के पावर -1
एल के पावर -2 टी के पावर माइनस या नहीं रहेगा, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे यही कंडीशन है हमारा, कुछ खास नहीं है ये वाला। बस क्या करना क्या है कि टी के पावर कितना कर देना है, 3 कर देना है, बाकी सब ठीक है। एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 3, आई के पावर 2, यही इसका डायमेंशन होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग चल रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोध का नियम। मैंने इस बात का भी डिस्कस वीडियो में किया हुआ था। प्रतिरोध का नियम क्या है? प्रतिरोध माने कौन कौन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखा दी, एल के समान आर जो होता है एल के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यदि चालक में उपस्थित हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो उसके भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज़ भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो ये अगर आर की बात करें हम, तो ये स्मॉल एन के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो ये कम होगा। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको ध्यान देना है। चलिए अब करना क्या है कि प्रतिरोध के नियम, अब इस दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे। जैसे दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक नियतांक आएगा। यहाँ पे देखिए मिलाने के बाद R बराबर रो इंटू एल अपन ए, यानी कहने का मतलब कि रो जो है एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका एस आई मात्रक क्या होता है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका एस आई मात्रक क्या होता है। मैंने यहाँ दिखा दिया है कि इसका एस आई मात्रक ये होता है ओम इंटू मीटर। कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप समझ सकते हैं कि आर और ए ये ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा केवल आर एल। ठीक है, तो एरिया में दो चीज़ होता है, नीचे एल है, तो एरिया के दो क्वांटिटी लंबाई गुने चौड़ाई वो कैंसिल हो गया, यानी एगो बचा आर और एगो बचा एल। तो आर के का ओम और एल के का चीज़ मीटर, तो ओम इंटू मीटर यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे के कंडीशन पर हम लोग को ध्यान देना है। इस कंडीशन के बाद कि जब किसी चालक की लंबाई कितना हो, 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोध समझ सकते हैं यहाँ पे आर के बराबर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, तो आप बता सकते हैं कब बराबर होगा, जब लंबाई कितना हो, 1 मीटर और क्षेत्रफल कितना हो। यहाँ से आप देख सकते हैं लंबाई 1 और क्षेत्रफल 1, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, तो आर कितना हो जाएगा, आर बराबर किसके हो जाएगा, रो के। कब, जब एल हो जाएगा 1 और क्षेत्रफल हो जाएगा 1। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है तथा इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। उसके बाद अगर इसके विमीय सूत्र ए साई मात्रक पहले देखें तो इसका क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ये दो चीज़ मिला के बनता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक वही हो जाएगा। अब इसका तो होता है वो ओम इंटू मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो पर ओम पर मीटर, याद रखेंगे इसका मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। चलिए यदि डायमेंशन की बात करें तो एम एल के पावर 3, टी के पावर -3, ठीक है, और ए के पावर -2, यही इसका किसका, यानी जो विशिष्ट चालकत्व आप देख रहे हैं यही इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। आप नोट यहाँ से कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
कुछ प्रमुख पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध का मान। चलिए ओम के नियम की व्याख्या करने के लिए भी पूछा जा सकता है, कैसे करेंगे? तो प्रथम नियम से ओम के नियम की व्युत्पत्ति या व्याख्या कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक चालक बनाएंगे, चालक की आप दिख रहा है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इस चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिसके कारण चालक के इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। वीडी वेग से क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। इस स्थिति में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आई क्या क्या मिला के बनता है। तो एन हम जानते हैं कि आई बनता है, ये वाला कंडीशन, एन ई ए वी डी। आई बनता है एन ई ए वी डी। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वी डी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। ये चीज़ आपको याद रखना। उसके बाद करना क्या है? हम लोग अनुगमन वेग बराबर जानते हैं कि वी डी बराबर यहाँ पे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये चीज़। अब क्या करेंगे कि इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 मान के लिखेंगे समीकरण 1 में वी डी का मान। जैसे वी डी का मान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन हमको मिल जाएगी। वी डी का मान एन ई ए स्मॉल इंटू में कर सकते, स्मॉल इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है? ये वाला कंडीशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। इसको हॉल करते ही यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा। इसको जैसे आप हॉल करेंगे तो ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है? एन ई स्क्वायर ए ई टाउ एम, ये वाला सबको हॉल करेंगे तो आई का मान यहाँ से हम लोग के पास ई आ गया, ठीक है? चलिए मैंने अभी तुरंत इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि क्या मैंने आपको बताया था, अभी आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि आई बराबर कितना आया था? एन ई स्क्वायर, ठीक है? ये था, फिर क्या था? ई टाउ, अपॉन में कितना था? केवल एम था। ये सब ऊपर की क्वांटिटी, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ था ना। अब करना क्या है कि इसमें ई का मान आपको क्या करते हैं? रख देना है। जैसे ई का मान रखेंगे, ई का मान कितना होता है? तो मैंने ये बात प्रूव भी किया था कि विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो मैंने ये एक इक्वेशन यहाँ से ज्ञात किया था आपको शायद, ई बराबर वी अपॉन एल, माने पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, दूरी, ठीक है? तो अब क्या करना है? ई का मान इसमें रख देना है। जैसे ई का मान आप रखेंगे, ई का मान रखते ही हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है? अब करना क्या है कि इसको करने के बाद अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि भी और आई को एक साइड कर सकते हैं, बाकी सबको एक साइड। जैसे में कि जब करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है? भी, ठीक है? और ये करने के बाद हमारे पास आप ठीक से देखिए यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया? एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है? इस कंडीशन के बाद ये चीज़ प्रूव हो गया। यानी कहने का मतलब कि ये चीज़ मैंने क्लास में भी प्रूव, लाइव क्लास में भी किया था कि आर का जो मान है ये कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है? एक तो लंबाई, और एक डिपेंड करता है किस पे? एक डिपेंड करता है क्षेत्रफल। यही तो हम लोग जानते भी हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको बता दें, ये दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी? एक आर जो डिपेंड करता है एक तो एल पे और दूसरा ए पे। ये वाली बात आपको याद रखना, ठीक है? तो इस कंडीशन के बाद ये हमारा प्रूव हो गया। आगे आप देखेंगे तो ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है? तो इस ओम के नियम की, यानी ओम के नियमानुसार चालक को दो भागों में बांटेगा, ओमीय चालक और अनोमीय चालक। मैंने वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक बोलेंगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय। ओमीय चालक के लिए हम लोग फिगर कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिसमें लाइन हमेशा क्या होगी? सीधी लाइन होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहते हैं, ठीक है? जैसे में आप देख सकते हैं तांबा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम। और ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनोमीय चालक कहते हैं। उसमें जब ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ग्राफ देखेंगे तो अनोमीय में कभी भी ऐसे ग्राफ जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, एकदम
वक्र रेखा जाएगा, कर्व लाइन, कभी भी सीधा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे। चलिए ओम के नियम में आपको बता दें, अनुमीय चालक का कर्व कुछ इस तरीके से इसका फिगर होगा, अनुमीय चालक की, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। आते हैं पॉइंट, देखिए ये ताप गुणांक जो होता है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक चीज कि कोई भी चालक है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं कितना, प्रारंभिक प्रतिरोध मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक प्रतिरोध है आर नॉट, बाद में कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। कितना देर में हुआ भाई, तो ये डेल्टा टी में हुआ, डेल्टा टी में ये काम हुआ। तो ये ताप गुणांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप याद रखिए आर माइनस आर नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, इतना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से नया फार्मूला भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे खूब बढ़िया से इसको हल करने से ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग बता सकते हैं यहाँ से एक छोटी सी बात कि चालक पे ताप का प्रभाव, तो ताप का मान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप का मान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो ये जो टाउ देख रहे हैं ना, टाउ, टाउ जो यहाँ पे है इसका मान का हो जाता है, ये बढ़ेगा, ये घट जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसीलिए चालकता बढ़े। तो ये कंडीशन आपसे अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ताप का मान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप के मान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध का हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम ध्यान देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि टाउ माने जो विश्राम काल है, इससे आर का रिलेशन क्या उल्टा होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग अर्धचालक की बात करें तो ये चीज़ आप शॉर्टकट यहाँ से याद कर सकते हैं कि चालक ताप बढ़ेगा तो चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ेगा तो चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चालक के अलावे बाकी जो अर्धचालक है, विद्युत अपघटक है, इस सब की अगर ताप बढ़ेगा तो सबकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला, आप शायद सुने या नहीं सुने, फिर से सुन लीजिए। ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब बाकी सब जिसमें विद्युत अपघटक हो गया, अर्धचालक हो गया, अचालक हो गया, इस सब में जो प्रतिरोध का मान होता है वो घट जाता है, ठीक है। एक चालक में बढ़ता है, बाकी सब में क्या होता है, घटता है। किसका मान, प्रतिरोध का मान, ठीक है। तो इस वीडियो को आप खूब बढ़िया से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आगे के वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके बाय।